नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था आज स्टार्ट करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था से। तो भारत की राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर संविधान की। सब लोग परिचित होंगे, संविधान सब सुना सुना सा लग रहा होगा। होता क्या है संविधान, इस पर चर्चा करते हैं। संविधान किसी देश का, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का, किस व्यवस्था का, राजनैतिक व्यवस्था का। संविधान किसी राजनीतिक व्यवस्था का वह राजनीतिक सांचा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत वहां की जो जनता होती है वो शासन करती है, शासित होती है। कहने का मतलब है कि संविधान ही किसी भी देश को रूल्स रेगुलेशंस प्रदान करती है ताकि वहाँ की जनता सुचारू रूप से शासित हो सके। वहाँ के जितने भी रूल्स कंडीशंस रेगुलेशंस वगैरह होंगी वो हमारे ही संविधान के अंतर्गत, ठीक है, दी होंगी। अच्छा, संविधान कहीं कहीं का लिखित है और कहीं कहीं का ओरल है। तो जो भारत का संविधान है, हम यहाँ पर भारत के स्थिति में बात करते हैं, तो भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ये तो रही बात हमारे संविधान की। तो भारत के संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है उद्देशिका? आपके सामने लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, बात आ रही है कि भारत के लोग, भारत के लोग, भारत के लोग का मतलब है कि जो शक्ति का केंद्र है वो क्या है, यहाँ के लोग हैं, भारत के ही लोग हैं। ये जो संविधान बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? यहाँ निवासी जो भारत के लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? यहीं के लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने दिया कि भारत के लोग। फिर आगे चलते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि यहाँ भारत में संप्रभुता निहित है। संप्रभुता निहित का मतलब है कि जो भारत है वो किसी भी विदेशी राज्य पर डिपेंडेंट नहीं है, आश्रित नहीं है। वह अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। जो भारत है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में सक्षम है। और निर्णय किस टाइप के हो सकते हैं? चाहे वो आंतरिक निर्णय हो, चाहे वो आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो। आंतरिक मामला हो, आंतरिक मामला मतलब चाहे वो देश के अंदर का मामला हो या देश के बाहर का मामला हो। अंदर का मामला का मतलब वो कोई हमें रूल्स बनाने हैं, कोई रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है, उन सब में हम खुद डिपेंडेंट हैं। हम किसी बाहर विदेशी देश से हम मदद लेने नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज है बाह्य मामले। हमें किस दूसरे देश के साथ ट्रेडिंग करनी है, संधि करनी है, या किसी देश के साथ व्यापार करना है, वो हम खुद निर्णय लेंगे। कोई अन्य देश हम पे कोई भी किसी प्रकार का बाउंडेशन या कोई किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। ये तो रही बात हमारा निर्णय लेने की। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि कोई किसी प्रकार का भी निर्णय हो वो हम खुद लेंगे, ठीक है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये तो बात रही हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है, अगर हम कार्ल मार्क्स, लोकतंत्र का मतलब होता है अब्राहम लिंकन के द्वारा अगर जाने कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया, जनता द्वारा चुना गया। कहने का मतलब लोकतंत्र वो है जहां पर जनता ही जनता के लिए एक ऐसा शासक चुनता है जो उस पर शासित होता है, उस पर राज्य करता है।
सारी नीतियां जनता के लिए बनाएंगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। उसको चुन कौन रहा है? जनता ही चुन रही है। तो ये सारी चीजें हमारे लोकतंत्र में निहित हैं। अगली चीज है गणराज्य। क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च शासक होता है। कौन सा? सर्वोच्च शासक। देश का सर्वोच्च शासक जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत मतलब होता है कि जैसे मैं राजा हूं, ठीक है, उसके बाद मेरा पुत्र वो राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र वो राजा बनेगा। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं होती है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च शासक है वो है जनता द्वारा चुना जाएगा। जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, जनता द्वारा चुना जाएगा। कहने का मतलब है कि अब भारत एक गणराज्य है, तो यहाँ का सर्वोच्च शासक कौन है? राष्ट्रपति है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना गया है, ठीक है। तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो सर्वोच्च शासक है वो जनता द्वारा चुना गया होगा, चुना जाएगा। वंशानुगत वहां पर चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ये नहीं कि वो हम राजा बने तो हमारा पुत्र भी राजा बनेगा, ऐसा ये सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं लागू होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो न्याय कैसा है यहाँ पर? न्याय कैसा है? सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय है। दूसरा है आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो जो भारत का संविधान है वो देश के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी ओहदे के हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान हक देता है, ठीक है। कहने का मतलब एक ऐसी व्यवस्था देता है जहां पर सब लोग समान हैं, ठीक है, चाहे वो जाति के आधार पर हो चाहे लिंग के आधार हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव वहां पर नहीं होगा। ये हो गई हमारी सामाजिक न्याय की बात। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो अर्थ संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो सब पर समान रूप से लागू होंगी। ये नहीं कि अगर अमीर है तो उस पर अलग नियम कानून बनेंगे, गरीब है तो उसके ऊपर अलग नियम कानून नहीं, उसके ऊपर भी सारे तरह के नियम कानून एक जैसे रहेंगे। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय में हर तरह की पहुंच होगी यहाँ पर, ठीक है, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, ठीक है, हर जगह उसकी पहुंच होगी। छोटे से छोटा व्यक्ति भी शासन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये तो रही बात हमारे न्याय की। ये तीनों प्रकार के न्याय हमारी संविधान अपने में रखता है, ठीक है। आगे हम बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी है? स्वतंत्रता कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति, विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी है विचार और व्यक्ति की? हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता कौन देता है? हमें संविधान देता है, हमें हमारी उद्देशिका देती है, ठीक है। तो हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, किसी पर भी कोई टिप्पणी कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों से हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं। दूसरी चीज धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना, किसी भी धर्म और उपासना, किसी भी धर्म को हम माने, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, ठीक है। ये हुई बात हमारी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम किसी की भी पूजा करें, कुछ भी करें, हमारे पर्सनल मैटर में कोई भी हस्तक्षेप करने नहीं आ रहा है। ये स्वतंत्रता किसने दी है? भारत के संविधान ने दी है हमें, राइट। ये रही बात हमारे धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की। आगे चलते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की बात करते हैं, ठीक है, अवसर की समानता की बात करते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबके लिए समान अवसर की व्यवस्था होगी। अगर सरकारी नौकरी निकली है तो उसमें सब फार्म डाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस बड़े तबके की जो लोग हैं वही फार्म डाल सकते हैं, नहीं, सबको समान अवसर की प्रतिष्ठा, ठीक है। अगर चुनाव लड़ना है तो कोई भी लड़ सकता है, अवसर की समानता।
फिर आगे बात करते हैं, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर राष्ट्र की और जो भी काम होंगे वो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जहां पर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बात आती है। ठीक है, कोई भी नियम बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रख के बनेगा। ये नहीं कि नियम तो हमें बना दिए तमाम सारे, ठीक है, और बात आ गई कि जो हमारा भारत है, ठीक है, उसके टुकड़े हो जाएं, दो भागों में बट जाए। बोले कि विकास की ऐसी धारा चलेगी कि अगर दो भागों में बांट दें तो विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, विकास हो या ना हो, भारत अखंड रहेगा, ठीक है, अक्षुण्ण रहेगा। और वहाँ पर एकता की बात आती है तो एकता और अखंडता दोनों मिलकर वहीं पर सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुता का मतलब है कि आपस में भाईचारे जैसी भावना रहेगी, आपस में भाईचारा बना के रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तमाम सारे, ठीक है, और भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बंधुता की आवश्यकता पड़ेगी। आपस में रहना है तो मिलजुल के ही रहना है, ऐसे तो फिर सब आपस में लड़ाई करते रहेंगे, नहीं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हमारे भारत के संविधान से आया है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 इस तारीख को ही हमने, ठीक है, अपनी उद्देशिका को क्या किया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया था। ठीक है, ये तो बात रही हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका की।